अस्सलाम वालेकुम। जर्मनी के लिए फैमिली रीयूनियन वीज़ा के लिए जो एप्लीकेशन है उसको फ़िल करना जो है वो आज हम देखेंगे। इसमें मेन तो 3-4 मैंने देखा है कि जिसमें मोस्टली जो है वो फॉर्म फिल करते हुए कन्फ्यूजन्स आती हैं। अदरवाइज़ तो बाकी चीज़ें जो है वो मोर और लेस सबको क्लियर ही होती हैं। लेकिन चलें फिर भी जो है वो हम सारे का सारा फॉर्म जो है वो एक दफ़ा फिल कर लेते हैं। सबसे पहले राइट मोस्ट जो टॉप कॉर्नर है उसमें हम जो है फ़ोटो को देखें आपने जो है वो किसी गम स्टिक के साथ जो है वो ग्लू नहीं करना। आपने स्टेपल के साथ स्टेपलर के साथ भी उसको स्टेपल नहीं करना। आपने क्लिप करना है, क्लिप्स मिल जाते हैं, ठीक है ना? तो क्लिप करना है, क्लिप क्या गया मतलब है कि वो क्लिप निकाल के उसको फ़ोटो को वो बंदा जो है वहाँ पे निकालेगा, उसको निकालना है तो इसलिए इसको ऐसा नहीं कर देना कि उसे जो है वो इसमें से रिमूव करना पड़े, जस्ट क्लिप करना है फ़ोटो आपने, ठीक हो गया। रिक्वायरमेंट फ़ोटो की जो है वो ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। उसके बाद जो है वो नेम, सर नेम, ये आप अपना पासपोर्ट सामने रखें तो उसमें जो आपका सर नेम लिखा हुआ है एग्जैक्टली वही यहाँ पे जो है वो आपने लिख देना है, ठीक है। फिर लेट्स से कि वो EFG है, ठीक है। उसके बाद जो है वो फार्मर, कोई भी पहले आपका सर नेम है, ये किस केस में होता है कि जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर भी नॉर्मली जो है वो हमारे नाम के साथ फादर का नेम होता है और वो हमारा सर नेम होता है पहले से, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं कि फिर जब हमारी शादी होती है तो हम अपना सेकंड नेम जो है वो हस्बैंड का नेम जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा केस है तो फिर फार्मर आपका कौन सा पहले वाला हो जाएगा जो आपका नाम के साथ पहला था, ठीक है। और अभी आपके हस्बैंड का नाम जो है वो सर नेम है। तो यहाँ पे एग्जांपल जो है वो कोई भी जो है वो आप देख लें कि फ़र्ज़ करें कि किसी का नाम जो है वो सना असगर था, ठीक है। और अभी उसका नाम जो है वो सना जो है वो असलम हो गया, ठीक है। तो अभी उसका असलम जो है वो सर नेम हो जाएगा और पहला जो है उसका अस्कर हो जाएगा और सना उसका फर्स्ट नेम होगा। गिवन नेम जो पासपोर्ट के ऊपर है वो फर्स्ट नेम हो जाएगा, ठीक हो गया। तो फ़र्ज़ करें कि ABC जो है वो उसका पहले सर नेम था और अभी जो है वो HIJ जो है वो उसका ये फर्स्ट नेम हो गया, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपने इसी जो है वो फॉर्मेट के अंदर लिखनी है, जिस फॉर्मेट के अंदर जो है वो यहाँ यानी सबसे पहले डे, उसके बाद मंथ स्लैश के साथ और फिर जो है वो उसके बाद आपने उसके जो है वो ईयर लिख देना है। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ इसमें सिर्फ सिटी आपने लिखनी, ठीक है। लेट्स से अगर किसी की लाहौर है तो लाहौर लिख देनी। उसके बाद कंट्री, ठीक है। अगर किसी की जो है वो कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान नहीं कोई और कंट्री है पासपोर्ट के ऊपर और बर्थ सर्टिफिकेट फिर उसी कंट्री का आपको देना होता है तो वो यहाँ पे लिखेगा, ठीक है। करंट नेशनैलिटी ये एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, कुछ डुअल नेशनल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी और साथ में किसी के जो है वो यूनाइटेड किंगडम की जो है वो किसी के पास नेशनैलिटी है तो वो दोनों के दोनों लिखे। किसी के पास तीन है, तीन तो मैंने नहीं कभी सुना लेकिन आई डोंट नो। पाकिस्तान जो है वो कुछ कंट्रीज़ के साथ डुअल नेशनैलिटी अलाउ करते हैं, तो अदर कंट्रीज़ भी अलाउ करती हैं। तो वो यहाँ पे आपने इसमें जो है वो सारी जो अभी आपके पास नेशनैलिटीज़ हैं वो सारी। और फार्मर यानी पास्ट के अंदर जो है वो अगर आपके पास कोई नेशनैलिटी रह चुकी है जो कि अब आप छोड़ चुके हैं तो वो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो वो फॉर एग्जांपल जो है वो किसी के पास जो है वो US की थी तो उसने यहाँ पे जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका या जो भी उसका नाम कंप्लीट पासपोर्ट वो लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो मैरिटल स्टेटस है वो आपने लिखना है। सिंगल आप तभी कहलाएंगे कि आप इंगेजमेंट केस में जर्मनी आ रहे हैं और पहले से आपकी कभी कोई शादी नहीं हुई, यानी कोई ऐसा डिवोर्स का केस नहीं है, आपके हस्बैंड की भी पहले शादी हुई थी आपकी और उसके हस्बैंड या वाइफ जो भी केस है डेथ हो चुकी है। अगर ऐसा केस है तो फिर आप ऑप्शन जो है वो डिवोर्स्ड है तो डिवोर्स में भले ही आपने जर्मनी आके शादी करनी है। अगर आप विधवा हैं तो आपने विधवा वाली सिलेक्ट करनी है, ठीक है। और अगर जो है वो पहले आपकी कभी शादी नहीं हुई, फर्स्ट टाइम आप शादी करने आ रहे हैं जर्मनी के अंदर तो सिंगल आ जाएगा। और अगर आप जो है वो फर्स्ट टाइम मैरिड हैं और जर्मनी के अंदर जो है वो आप वहीं से पाकिस्तान से मैरिड केस के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो ये ऑप्शन जो है वो आपकी। और मैरिड आप कब से हैं वो आपने यहाँ पे डेट लिख देनी। तो मोस्टली केस में यही ऑप्शन सबकी होगी, ठीक है। सिर्फ जब इंगेजमेंट का केस होगा तो फिर आपको सिलेक्ट करना है कि पहली तीसरी यानी सिंगल वाली, डिवोर्स वाली, विधवा वाली। सिविल पार्टनर्स तो पाकिस्तान में ऐसा सच नहीं होते मेरे नॉलेज के मुताबिक।
तो पहली, तीसरी और चौथी ऑप्शन जो है ये उसी सूरत में अगर आपको जर्मनी आके शादी करनी, सिंगल उस सूरत में जब कभी भी पहले शादी नहीं हुई। और इसी तरह से आपकी जो है वो सेक्स क्या है, मेल है या फीमेल है, वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक हो गया। उसके बाद टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो है वो हमेशा से आपका पासपोर्ट ही होना चाहिए। अच्छा, अब मुझे नहीं पता कि मेरे ऑडियंस जो है वो इस वक्त उनमें से जो है वो कोई डिप्लोमेटिक है, पासपोर्ट रखता है, यानी रेड पासपोर्ट है किसी के पास, या किसी के पास ऑफिशियल पासपोर्ट, कोई ब्लू पासपोर्ट। अगर इनमें से कोई पासपोर्ट है तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इन जनरल जो है वो ग्रीन पासपोर्ट सिंपल पासपोर्ट कहलाता है। ठीक है, तो जिसके पास भी ग्रीन पासपोर्ट है वो पासपोर्ट वाली ऑप्शन को क्लिक करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो नंबर ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे जो है वो आपका पासपोर्ट नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कोई पासपोर्ट नंबर जो है वो नहीं लिख रहा, इसलिए कि वो ऐसे किसी से जो है वो मैच कर जाएगा। तो इससे बेटर है कि यहाँ लेट से कि मैं इस तरह से जो है वो लिख देता हूँ। तो पहले जो दो जो हैं वो हमेशा से अल्फ़ाबेट्स होते हैं और बाकी जो है वो नंबर्स होते हैं। तो पासपोर्ट नंबर की हेडिंग भी पासपोर्ट पे दी, तो वहाँ से दे के आपने पासपोर्ट नंबर अपना लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ इशू, कि वो पासपोर्ट इशू जो है वो आपको कब हुआ है, तो वो डेट आपने लिख देनी है। ठीक है, जर्मनी में नॉर्मली जो है वो डेट का फॉर्मेट डॉट्स के साथ है, तो आप ये भी फॉलो कर सकते हैं। ऊपर जो स्लैश वाला है वो भी आप फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली डेट इसी फॉर्मेट में लिखी जाती है। और वैलिड एंटिल, कब तक जो है वो वैलिड है। ठीक है, तो वो डेट भी जो है वो आपने लिख देनी है। और इशू किसने की है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर। आप इसमें सिर्फ पाकिस्तान भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप देखें पहले पेज में राइट वाली साइड पे उन्होंने लिखा हुआ है कि ये इशूइंग अथॉरिटी कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर पाकिस्तान। अकेला पाकिस्तान भी लिखें तो मेरे ख्याल में मोर देन इनफ। ठीक है, उसके बाद ये रेजिडेंस परमानेंट नंबर, तो ये जो रेजिडेंस परमानेंट नंबर है ये हमारे यहाँ जो है वो कौन सा नंबर है, आईडी कार्ड नंबर, CNAC नंबर। ठीक है, यानी जिस कंट्री के अंदर आप रह रहे हैं वहाँ रहने का जो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट होता है, जो कि आपकी रेजिडेंस को कंफर्म करता है, उसको रेजिडेंस परमिट ही आप कहते हैं। और उसका जो नंबर है वो आपने यहाँ पे जो है वो जो भी आपका आईडी कार्ड नंबर है वो आपने लिख देना है। ठीक हो गया, तो ये आपने जो है वो उस नंबर को जो है वो आपने लिख देना। उसके बाद वो वैलिड कब तक है। ठीक है, तो जो भी आपके आईडी कार्ड की एक्सपायरी है वो भी आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। उसके बाद है जी आपका करंट एड्रेस और कंटेक्ट डिटेल्स। तो इसमें जो है वो आप यहाँ पे जो है वो हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर और कौन सा स्ट्रासे है वो लिखेंगे। स्ट्रासे इज स्ट्रीट एंड हाउस नंबर इज नंबर। ठीक है, तो ये स्ट्रीट नंबर सिर्फ यहाँ पे आएगा। पोस्टल कोड अगर आपको नहीं पता अपने एरिया का, तो ये है कि आप उस सिटी का पोस्टल कोड गूगल कर सकते हैं। यानी मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे अगर लिखूँ लाहौर पोस्टल कोड, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो लाहौर का है, एरिया वाइज भी आ जाता है। और इन जनरल जो है वो अगर आप लाहौर का पोस्टल कोड देखना चाहें जो अपने एरिया में से देख लें, आजकल जो है ये अवेलेबल है GPO के जो है वो वेबसाइट के ऊपर भी ना। तो आपने यहाँ से जो है वो अपना पोस्टल कोड नंबर जो है वो देख के 54,000 लाहौर का इन जनरल होता है। ठीक है, तो वो आपने जो है वो यहाँ पे लिख देना है अगर आपको अपने एरिया का पता नहीं है। ईमेल एड्रेस अपना जो भी आपका ईमेल आईडी है वो आप लिख देंगे। ज़ाहिर है यहाँ वही लिखें जो आपने अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं। फ़ोन नंबर लिखें, बेहतर ये होता है कि +92 के साथ लिखें अगर आप जो है वो पाकिस्तानी जो है वो अपना फ़ोन नंबर लिख रहे हैं, तो क्योंकि ये इंटरनेशनल होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप ज़ीरो के साथ भी लिखें, चूँकि आप पाकिस्तान में सबमिट कर रहे हैं एप्लीकेशन, मोबाइल फ़ोन नंबर भी अपना करेक्ट वाला लिखें और वो लिखें जिसको आगे जाके आपने चेंज नहीं करना। कोशिश करें, क्योंकि आपने उससे उन्होंने जो है वो कांटेक्ट करना होता है। ये नंबर मोस्टली तो लोगों के पास नहीं होता, तो आप दोनों में मोबाइल फ़ोन नंबर ही अपना लिख सकते हैं, या दो डिफरेंट नंबर जो है वो लिख सकते हैं। बेहतर ये है कि सेम ही लिखें ताकि आपको जो है कॉल, लेकिन अगर आप अल्टरनेटिव के तौर पर देना चाहें तो दे सकते हैं। आगे जी उसके बाद जो है वो एप्लीकेंट का जो स्पाउस है, जो पार्टनर है, जो रजिस्टर्ड पार्टनर है, उसकी डिटेल्स जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक हो गया, इसमें जो है वो आपने क्या करना है कि वही डिटेल सेम, सर नेम, फर्स्ट नेम और फॉरनर सर नेम, ये फॉर्म, ये सब तो मैं आपको जो है वो ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो आपने अपनी सारी डिटेल लिखी है वही यहाँ पे आपने जो है वो
सारी की सारी जो है वो, और उसकी प्लेस ऑफ रेजिडेंस जो है वो भी यहाँ पे आपने लिख देनी है। इसमें आपने सिटी लिख देनी है कि सिटी जो है वो, और साथ में कंट्री, ये दोनों जो है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है वो क्वेश्चन आपके जहन के अंदर आ सकता है कि रजिस्टर पार्टनर नहीं है आप, जो है वो एप्लीकेंट स्पाउस, ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो आप अपने पार्टनर जो रजिस्टर्ड है भी नहीं एप्लीकेबल होता, और स्पाउस भी अभी यानी इंगेजमेंट केस है, तो फिर जो है वो आप इसको क्या कर सकते हैं, खाली छोड़ सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो अगर आपके कोई चिल्ड्रन हैं तो उनकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, इसके अंदर, और प्लेस ऑफ रेजिडेंस में आप जस्ट सिटी, सिटी और साथ में कॉमा कंट्री जो है वो लिखते जाएं। उसके बाद जो है वो आपके पेरेंट्स की डिटेल आ जाएगी। पेरेंट्स की डिटेल में जो है वो उनकी डेट, प्लेस और सारी सेम चीज़ें, और प्लेस ऑफ रेजिडेंस भी जो है वो आपको जो है वो लिखनी है। ठीक है, तो इसमें आपने जो है वो भी इंफॉर्मेशन डालनी है, जो अगर कोई बाहर भी रह रहा है तो भी उसकी इंफॉर्मेशन इंक्लूड आपने करनी है। उसके बाद है जी कि अगर जो है वो आप इससे पहले जर्मनी है, अगर तो नो है तो सिंपली नो लिखें, अदरवाइज जितनी दफ़ा आप जर्मनी में आ चुके हैं, कब से कब तक, ठीक है, तो वो जो है वो आपने यहाँ पे जो है वो डिटेल्स लिख देनी है। उसके बाद जो है वो आपकी जर्मनी के अंदर जो है इंटेंडेड प्लेस ऑफ स्टे जो है, अच्छा, इंटेंडेंट का मतलब आपको पता होना चाहिए, पता ही होगा कि मतलब मेरा एक इरादा है ये करने का, यहाँ रहने का। इसका मतलब ये नहीं कि जी ये अगर आपने लिख दी है और इस बेस के ऊपर आपको वीज़ा के ऊपर ऑब्जेक्शन किया आपने, हाँ, आप क्या करेंगे इसमें कि अगर तो आपको अपनी स्ट्रीट नंबर और नंबर वगैरह नॉन है तो वो यहाँ पे लिखें, अदरवाइज जस्ट जो है जिस एरिया में आपके हस्बैंड अभी रह रहे हैं जस्ट वो भी लिख दें तो ये काफ़ी होगा। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि अगर आपने अभी, उन्होंने अपार्टमेंट लेना है जो कि अभी नहीं है उनके पास, वो सिंगल रूम में रह रहे हैं और आपको पता है कि ये आपका एड्रेस चेंज होने वाला है, तो आप यहाँ पे सिंपली जो है वो पूरे एरिया का जो है वो पोस्टल कोड, यानी उसके आसपास ही कहीं लेंगे वो, तो वो पोस्टल कोड लिख दें। ये भी ज़रूरी नहीं कि बाद में जो है वो उसी पोस्टल कोड के अंदर ही आपको रहना है, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन आपने लिखना है तो वो यहाँ पे लिख दें। और अगर जो है वो आप यहाँ पे अपने हस्बैंड का ही करंट एड्रेस का ही डिटेल दें तो वो भी आप जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। बट बेटर ये है कि जब आपने उसमें, वो सिंगल रूम है तो फिर आप उसका एड्रेस कंप्लीट ना ही लिखें, तो बेहतर है जस्ट पोस्टल कोड काफ़ी है। हाउ विल यू बी अकोमोडेट, जब आप यहाँ पे आएंगे तो कैसे अकोमोडेट करेंगे अपने आप को, तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आपको अपार्टमेंट विद 2 रूम्स वाली जो है ना वो ऑप्शन लेनी चाहिए। ठीक है, ऐसा मैं क्यों सजेस्ट करता हूँ, देखें, ये कंफर्म है कि जब आप यहाँ पे आएंगे तो आप जो है वो ऊपर सारा बता रहे हैं कि आप अपने स्पाउस को ज्वाइन कर रहे हैं और आप उसी के साथ रहेंगे। ठीक है, तो ये उसको जहन के अंदर जो है वो रख के, या फ्यूचर की बात बता रहे हैं ना कि कैसे करेंगे, तो आप उसको कह दें जी कि मैं जो है वो, और ये भी बाद में चेंज हो जाए तो कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल में जो है वो ये अपार्टमेंट विद 2 रूम्स वाली ऑप्शन जो है वो यहाँ पे बेहतर है। उसके बाद आ जाते हैं जी कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है जी आपके पास, डू यू इंटेंड टू मेंटेन योर परमानेंट रेजिडेंस आउटसाइड द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, तो इसको आपने नो ही करें। ठीक है, यानी इसका मतलब ये होता है कि आप जर्मनी में आने के बाद क्या और कहीं पे अपनी परमानेंट रेजिडेंस मेंटेन करना चाहते हैं और जर्मनी टेम्परेरी एड्रेस के तौर पर यूज़ करना चाहते हैं, नहीं, जर्मनी जो है वो आपका वही परमानेंट एड्रेस होगा। ठीक है, तो इसमें आप जो है वो नो ही लिखें। लेकिन हाँ, अगर किसी बंदे का जो है वो किसी यूरोप की और कंट्री में उसने रहना है और जर्मनी को टेम्परेरी, तो फिर वो उसके अकॉर्डिंग लिख सकता है। बट मेरा ख्याल है कि यहाँ पे फिर इसको अप्लाई करते हुए वीज़ा जो है वो नो ही लिखें कि मेरी कोई ऐसी इंटेंट नहीं है। डू फैमिली मेम्बर इंटेंट टू अकम्पनी यू, इसका मतलब ये है कि आप अपने साथ किसी और का भी जो है वो वीज़ा अप्लाई कर रहे हो और वो आपके साथ जो है वो फैमिली रीयूनियन वीज़े में जाएगा, तो यहाँ पे जो है वो आपने क्या करना है, अगर मैं ये देखूँ ना यहाँ पे इसकी ना इतनी ट्रांसलेशन उन्होंने अच्छी नहीं की। अगर देखें मैं इसको जो है वो ट्रांसलेट करता हूँ ना लेट से, तो आपको यहाँ इसकी बेहतर ट्रांसलेशन मिलेगी। तो इससे आपको शुड फैमिली मेम्बर एंटर विद यू, ठीक है ना, तो आपके साथ और भी हैं कोई जो कि एंटर होंगे जर्मनी के अंदर, तो वो आपने क्या लिखना है कि यहाँ पे जो है वो आप अपने, अगर फॉर एग्जांपल आपके आप चिल्ड्रन के साथ आपने आना है और उनका भी वीज़ा आप अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे यहाँ पे एक चिल्ड्रन जो है या जो भी आपके मेंबर्स हैं उनकी डिटेल यहाँ पे आपने जो है वो लिख देनी है। ठीक है, उसका ना रिलेशन और उसका नाम लिख दें,
यानी कोई भी उस बच्चे का जो नाम है, और वो यानी चिल्ड्रन, माई चिल्ड्रन और आगे उसका नाम दो है, तो माई चाइल्ड आएगा सिंगल के लिए, माई चिल्ड्रन दो के या ज़्यादा के लिए, और फिर उनके नाम आगे जो है वो आप लिख देंगे। उसके बाद है जी पर्पस ऑफ स्टे, ज़ाहिर है फैमिली रीयूनियन। और अगर जो है वो किसी का फॉर एग्जांपल फैमिली रीयूनियन नहीं है, तो फिर जो है वो कोई और इंगेजमेंट वालों का भी फैमिली रीयूनियन ही होता है, ठीक है, ये ख्याल रखना है, इसको अदर में नहीं कर देना। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो आपके क्या कोई, अगर आप एम्प्लॉयमेंट के लिए आ रहे हैं तो फिर ये उसके लिए, तो ये भी आपके लिए जो है वो फैमिली रीयूनियन वालों के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। आई इंटेंड टू स्टे नो लॉन्गर देन 12 मंथ्स, ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं, तो इसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देना आपने, इस ऑप्शन को। आपका 12 मंथ से ज़्यादा रहने का इरादा है जर्मनी में, इसलिए आपने इसको टिक नहीं करना, ये ख्याल रखना है। उसके बाद जर्मनी के अंदर रेफरेंस कोई भी आपका जो है वो, ये आपके केस के अंदर आपके स्पाउस, आपके रजिस्टर्ड पार्टनर या आपके फियांस आएंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो है वो आपने उनकी जो है वो डिटेल आपने इंक्लूड कर देनी है, ठीक है। तो यानी उसका जो है वो जहाँ पे अभी आपके जो भी पार्टनर हैं जर्मनी के अंदर रहते हैं, उनसे उनका एड्रेस वगैरह, ईमेल एड्रेस वगैरह लेके तो आपने यहाँ पे एंटर कर देनी। पॉइंट नंबर 11 जो है वो आपने जो है वो डिफरेंट योर करंट ट्रेड और प्रोफेशन, अगर आप जॉब कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे उसकी जो है वो डिटेल आपने लिख देना है, ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो आ जाते हैं इंटेंडेड ड्यूरेशन ऑफ स्टे, ये भी बहुत सारा लोग पूछते हैं, ये भी अगेन इंटेंडेड है। मैं सजेस्ट हमेशा करता हूँ कि आपके दिन के अंदर होता है कि आपने कब से वीज़ा लेना है, तो वो स्टार्टिंग डेट लिख दें, अप्रॉक्सीमेटली जब आपकी अपॉइंटमेंट है उससे को 3 महीने बाद की लिख दें, ठीक है। यानी किसी ने आज अप्लाई करना है तो वो लिख दे जी कि मैंने जो है वो 20 मार्च को जो है वो फ्राम। और टू में जो है वो उसके दो ऑप्शन हैं आपके पास। अगर तो अपने हस्बैंड से पूछेंगे उनका रेजिडेंस परमिट अभी कब तक वैलिड है, अगर तो वो 2 साल से कम वैलिड है तो आप 2 साल लिख दें, यानी 2000 मार्च 2021 से मार्च 2023 तक आपका इंटेंडेड ड्यूरेशन स्टे। और अगर उनका रेजिडेंस परमिट ज़्यादा देर का तो फिर वही डेट लिखें, यानी अगर किसी का जो है 2024 में, तो वो टू में जो है, और ये भी इंटेंडेड है, बाद में चेंज हो जाए तो कोई इशू नहीं है। डू यू हैव अ हेल्थ इंश्योरेंस दैट कवर्स फैक्टर, ये हमेशा आपने यस लिखना है, ठीक है। और ये आपकी चेक होगी जर्मनी के अंदर, जब आपके जो हैं ऑसलैंड अबाउट वाले डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, तो वो आपसे हेल्थ इंश्योरेंस भी मांगेंगे, वो दोनों की कवर होनी चाहिए, और अगर बच्चे हैं तो उनकी भी कवर, तो फैमिली जो है हेल्थ इंश्योरेंस का जो सर्टिफिकेट है वो आपने ऑसलैंड अबाउट दिन, और यहाँ हमेशा आपने यस लिखना है, ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड, तो मोस्टली तो मैं यही अज्यूम करूंगा कि ऐसा कोई केस नहीं होगा अगर आप कभी जर्मनी आए ही नहीं है। तो लेकिन अगर कभी आप डिपोर्ट हो गए और कन्विक्शन कोई यहाँ पे आपकी जर्मनी में हुई, तो फिर आपको यहाँ पे उसकी डिटेल जो है वो देनी पड़ेगी, ठीक हो गया। और जर्मनी के अंदर भी है और किसी और कंट्री के अंदर भी है, तो वो भी आपको डिटेल देनी पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद हैव यू एवर बीन एक्सपेल्ड और डिपोर्टेड फ्रॉम और बीन रिफ्यूज एंट्री इनटू फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, यहाँ पे एक पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी दोनों तो आपको क्लियर ही हैं, कि अगर आप कभी डिपोर्ट हुए हैं या एक्सपेल्ड हुए हैं जर्मनी से, तो आप यस लिखेंगे, ठीक है। और जो है वो मैं बात करूँगा रिफ्यूज्ड एंट्री इनटू फेडरल, कुछ लोग समझते हैं कि शायद वीज़ा रिजेक्शन अगर उनकी पास्ट में हो चुकी है तो वो यहाँ लिखनी है डिटेल, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये जो रिफ्यूज़ एंट्री, इसका मतलब ये है कि आपके पास वीज़ा था, लेकिन जर्मनी आप पहुंचे, लेकिन यहाँ इमिग्रेशन वालों ने आपको क्लियरेंस देने से इनकार कर दिया और वापस भेज दिया, ठीक है। तो ये उस सूरत में जो है वो हैव बीन रिफ्यूज एंट्री इनटू फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, तो तब आपने जो है वो यहाँ पे ये डिटेल लिखनी है। और उसके बाद जो है वो आपको कोई डिजीज़ है, इसको नाम नो लिखें, ठीक है। और अगर कोई डिजीज़ है ऐसी जो कि उन्होंने नीचे डिटेल दी हुई है कौन सी डिजीज़, तो उनको जो है वो आपने देख के ये डिटेल है, ठीक है। तो इनमें से अगर आपको कोई है तो आप डिटेल उसकी लिख दें, अदरवाइज़ नो कर दें। उसके बाद जो है वो आपने यहाँ पे ऑट एंड डॉटम यानी प्लेस एंड डेट, या आप लिख सकते हैं जगह, यानी अगर आप लाहौर रहते हैं और आप वहाँ पे एप्लीकेशन साइन कर रहे हैं तो लाहौर और डेट लिखें और यहाँ पे अपने साइन करें। अगर बच्चे हैं तो फिर बच्चों के भी साइन आप ही करेंगे। उसके बाद ये एक फॉर्म है एप्लीकेशन में उन्होंने दिया हुआ है, ये
इंफॉर्मेशन, ये आपको ऊपर वाला भी, ये वाला भी, ठीक है, ये भी आपको जो है वो, और नीचे जो है वो ये, यानी इंग्लिश और जर्मन दोनों में आपको प्लेस डेट सिग्नेचर सेम ही है, ये दोनों जस्ट कॉपी पेस्ट है। ये भी आपको जो है वो साइन करने हैं। तो ये जो है वो एप्लीकेशन फिल करने का तरीका जो है वो मैंने आपको बता दिया। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।